जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 10th का। किसका बात करेंगे? क्लास 10th का जो सोशल साइंस है आपका, यानी कि बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का। एक हम लोग मैराथन वाले वीडियो पे बात करेंगे। और आज का जो मैराथन वाला जो वीडियो रहेगा इस पे हम लोग बेसिकली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो सकते हैं या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में, उन तमाम प्रश्नों पे क्या करेंगे आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा एक प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक शंखनाद का काम करेगा। अब आप बोलोगे सर शंखनाद क्यों? तो देखो शंखनाद का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझ लो कि जैसे अगर कहीं भी आपको युद्ध की स्थिति देखते हो ना कि युद्ध से पहले घोषणा किया जाता है कि मैं युद्ध के लिए रेडी हूं, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो युद्ध होने वाला है, जो कि आपको पता होगा कि आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है सोशियोलॉजी का यानी कि सोशल साइंस का, वो आपका होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए हम लोग शंखनाद कर देंगे कि भाई हम लोग क्या है वाकई में रेडी हैं। अब हम लोग तैयारी से क्या करने वाले हैं, डरने वाले नहीं, और परीक्षा से हम लोग तो कतई डरने वाले वैसे नहीं है। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग दो चीजें मुझे कमेंट में बताना। एक तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और एसएसटी को लेके कोई अगर डर आपके मन में है तो वो भी आप बता देना कि कितना डर है, या अगर आपको इसके रिलेटेड कोई अगर डाउट्स है तो क्या करना आप सबसे पहला चीज कि आप देखना कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप्स का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन होने के बाद हमारे पर्सनल नंबर आप वहां से लेके आप आराम से हमसे एसएमएस करना, जिसकी बारी बारी से मैं आपको डिटेल्स दूंगा। लेकिन एक बात, कॉल्स मत करना, कॉल्स में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं सबका कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता हूं। आप एसएमएस करना, मैं सारा का सारा जवाब मैं आपको ऑलरेडी मैं दूंगा। तो देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करेंगे पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हो कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। तो देखिए जब भी यहाँ पे क्षेत्रक का बात आता है तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग तीन क्षेत्रक में कोई भी वस्तु का उत्पादन का बात करो या उपभोग का बात करो, तो तीन क्षेत्रक में वस्तु का उत्पादन या उपभोग करते हैं। पहला क्या होता है आपका, ऐसा क्षेत्रक होता है जिसमें क्या करते हैं सीधा का सीधा उत्पादन करते हैं और उसका क्या करते हैं हम लोग उपयोग कर लेते हैं। जैसे आप समझोगे ध्यान से, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि मान लिया जाए कि क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ में क्या मिला कि पेड़ से एक फल का उत्पादन हुआ, कोई भी फल मिला। अब वो फल को क्या करते हैं हम लोग सीधा खा लेते हैं, है ना, उसको ना जूस बनाए ना उसको चाकू से काटने के, सीधा हम लोग उसको खा लेंगे। तो अगर वो किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है प्रकृति से और उसको सीधा खाएंगे तो उसको एक क्षेत्रक में रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी आपका वस्तु का उत्पादन प्रकृति के द्वारा हुआ उस वस्तु पे क्या करते हैं किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो औजार हो या किसी अन्य माध्यम से, दैट मीन्स हम लोग इसको कहीं ना कहीं हम लोग उद्योग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं वस्तु का पहले हम लोग क्या करेंगे उसका रूप बदलेंगे। जैसे समझोगे कि मान लिया जाए कि बांस का पेड़ है, ठीक है, उस बांस के पेड़ से क्या करते हैं कि हम लोग टोकरी बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? टोकरी बनाते हैं। तो देखो बांस कैसा था, टोकरी कैसा हो गया, तो उसको रूप बदलाना, और उस रूप का बदलने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो ये एक क्षेत्रक होता है। और एक ऐसा क्षेत्रक होता है जो क्या करता है कि ये दोनों क्षेत्रकों का क्या करता है आपका, मैं बोलूंगा कि मदद करने का काम करता है, या यूं कहूं तो इन क्षेत्रकों को विकास करने के लिए क्या करता है वो सेवा देने का काम करता है। तो जो सेवा देने का काम करता है, तो ये तीन क्षेत्रक में क्या होता है पूरा का पूरा जो मैं बोलूंगा क्षेत्रक बटा होता है। तो अब थोड़ा मैं ऑप्शन देखता हूं कि क्या है। पहला क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा क्या है द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा क्या होगा तृतीय क्षेत्रक, और चौथा क्या होगा उद्योग। तो गौर कीजिएगा कि जो भी वस्तु का उपयोग सीधे तौर पर करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं, और जिस वस्तु का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि उपयोग हम लोग किसी औजार या किसी अन्य माध्यम के द्वारा उसको बदल देते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और वही तृतीय क्षेत्रक का बात किया जाए तो क्या होता है सेवा क्षेत्र। तो आप बताओ यहाँ पे जो बात कहा गया कि प्रकृति कोई क्या होगा कि प्राकृतिक प्रक्रिया से किया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में अंतर्गत आएगा। तो आपको अगर मैं बताऊं इसका आंसर ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते आगे। तो अगला आपका जो प्रश्न है आप देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न पे बात किया जाए तो प्रश्न है आपका कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में क्या क्या उभरा है। तो अभी हम लोग क्षेत्रक का ही बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपके प्राथमिक क्षेत्रक है वो पूरा का पूरा कृषि संबंधित बोल सकते हैं या प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधित पूरा का पूरा क्षेत्रक है। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्रक का बात करें, ध्यान समझिएगा, जो द्वितीय क्षेत्रक होता है इसमें क्या करते हैं इसका उद्योग के द्वारा या किसी ना किसी औजार के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसमें बदलाव करते हैं और उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। वहीं तृतीय क्षेत्रक क्या करता है इन दोनों क्षेत्रकों का
आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद करता है। जैसे अगर आप देखोगे जितने भी आपके परिवहन हो जाते हैं, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, परिवहन हो गए, जितना भी आप बैंकिंग साधन का बात करते हो या जो भी आप संचार साधन का बात कर रहे हो, जो भी सारे बात कर रहे हो, तो ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आप ये बताओ कि किसमें ज्यादा लोग कार्यरत है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में? तो आप जाहिर सी बात बोलोगे तृतीय क्षेत्र में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, तृतीय क्षेत्र क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 3 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है आपका कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः दिया हुआ 4,000 रुपया, 7,000 रुपया और 3,000 रुपया है, तो चौथे परिवार की आय ज्ञात करना है। तो पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो औसत आय होता है या जो प्रति व्यक्ति आय होता है, इसी को औसत आय, इसी को प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे, ये होता क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने जितना भी कमाया, यानी कि जो देश की जो कुल आय है, उस कुल आय से क्या करते हैं कि कुल जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, भाग देने का काम करते हैं। यानी कि आप देखोगे ध्यान से, तो हमको क्या क्या चाहिए, अगर मान लिया जाए कि अगर आप यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आप जैसे कि देखोगे कि दिया हुआ है, तो अगर किसी क्षेत्र का अगर प्रति व्यक्ति आय अगर दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं, तो हमको कुल आय और क्या चाहिए, आपका कुल जनसंख्या चाहिए। तो यानी कि अगर हमको चौथे परिवार का अगर हमको आय निकालना है माय डियर फ्रेंड, तो हमको क्या पता होना चाहिए, कुल आय पता होगा तब ना कर सकते हैं। तो समझो अगर मान लिया जाए कि 4 जने, अगर जैसे चार आदमी है, तो 4 जनों का अगर प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20,000। तो ये जो 20,000 होगा, ये आपका क्या होगा, ये कुल आय हो जाएगा। अब ये कुल आय हमको पता चला, और हमको क्या पता करना है कि बताइए कि चौथा परिवार कितना कमा रहा है। यानी कि अगर ये तीनों को, ये जो 4,000 है, 7,000 है और ये 3,000 को जोड़कर घटा देंगे तो चौथा परिवार निकलेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर निकलेगा। तो गौर करो, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कितना है, 4,000 प्लस कितना हो गया आपका 7,000 और फिर प्लस कितना हो गया आपका 3,000। तो ये कुल मिलाकर अगर देखोगे तो कितना होता है, 14,000। यानी कि इस 20,000 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 14,000 को घटा देते हैं, तो आंसर कितना निकलता है, 6,000। यानी कि आप देखोगे तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी, 6,000। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो एक आपका क्या होगा, सही होगा। और ये प्रश्न आपका क्या करता है, हुबहू पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करो, केवल और केवल 6,000 आप याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें चौथे प्रश्न पे, प्रश्न क्या आपका कि मनरेगा, जिसको क्या बोला गया है, मनरेगा का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 2005 में। तो अगर पूछा जाएगा बताइए जो मनरेगा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य का, कभी कभी इसका उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी अकुशल नागरिक है, यानी कि जो भी अकुशल क्या है आपका नागरिक है, भारत के जो भी नागरिक है, उनको क्या करना, रोजगार देने का काम करना। अभी रोजगार के लिए क्या करती है, गारंटी देने का काम करती है कि मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको काम दूंगा। तो सरकार यह स्कीम चलाती है कि जो भी देश के अकुशल नागरिक है, यानी कि जिनको कोई काम करने का तरीका नहीं पता, या ITI नहीं किया हो, डिप्लोमा नहीं किया हो, या गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाला हो, है ना, उसको कोई काम करना नहीं आता हो, केवल मजदूरी करता है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या करती है, एक गारंटी देती है कि मैं आपको काम दूंगा। और सरकार ने यह भी गारंटी किया हुआ है कि मैं इसके लिए मैं कितना दिन का काम दूंगा, और अगर मैं काम नहीं देता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। क्यों क्या दूंगा, बेरोजगारी में क्या करने वाला हूं, भत्ता देने वाला हूं। तो मैं देखिए आपको एक आंसर बताऊंगा, एक आंसर आपको बताना है। प्रश्न क्या है कि मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, 100 दिनों का, 125 दिनों का, 150 दिनों का और 180 दिनों का। तो आंसर क्या होगा इसका अगर मैं आंसर का बात करूं तो आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। तो ये जो मनरेगा होता है वो क्या करता है, वर्ष के यानी कि जो 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन या तो 366 दिन, तो इस 365 और 366 दिन में वो क्या करती है कि 100 दिनों का रोजगार देने का ये क्या करती है, गारंटी देती है कि मैं आपको 100 दिनों को क्या करूंगा, रोजगार दूंगा। और किसी कारणवश अगर सरकार ये गारंटी नहीं दे पाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये साल के कितने दिनों का रोजगार बने बेरोजगारी भत्ता आपको देगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे, 5 नंबर का प्रश्न है कि ऋण के शर्तों में कौन कौन शामिल है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, ब्याज दर, ऋण राशि, साधारण दर और उपरोक्त सभी। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा मुद्रा और साख में कि अगर आपको कहीं अगर लोन लेना है, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको लोन लेना है, मैंने ऋण लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग समर्थक, क्या बोलेंगे, समर्थक ऋणाधार, ठीक है। यानी कि अगर आप ऋण ले रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास पैसे होने चाहिए।
या आपके पास बैंक में जमा होने के वाले जैसे जैसे कोई भी कागजात हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि उसके बदले में आप जो दोगे वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग क्या देखते हैं कि हमको ब्याज रेट होता है, यानी कि आप जो ऋण ले रहे हो ना उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं कि जो भी ऋण लेता है उसके लिए समय होता है, समय अवधि, है ना। ये जो समय अवधि होगा इसमें भी कैटेगरी होता है कि समय होगा जो ऋण लिया जाएगा तो वो ज़्यादा समय के लिए लिया जाएगा, यानी कि दीर्घ अवधि के लिए लिया जाएगा, कि ये आप क्या बोलेंगे ये जो अल्प अवधि के लिए होगा, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और फिर अब लोग क्या होता है कि जो भी हम लोग ऋण ले रहे हैं उसका जो पैसा होगा उसको हम कैसे चुकाएंगे, यानी कि जो राशि दे होगा, जो दे राशि होगा उसको चुकाने का तरीका क्या होगा, चुकाने का तरीका जो होता है वो भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। यानी कि देखोगे तो ब्याज दर भी शामिल होगा, ऋण राशि भी शामिल होगा, ऋण आधार भी शामिल होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, ये सभी, यानी कि कभी भी ऋण लगे तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 6 नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। क्या बोलता है कि विश्व के देशों का, समझिएगा, विश्व के देशों का एक दूसरे के साथ क्या करना, संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि देशों के बीच में जो दूरी है ना, देशों के बीच जो दूरी है वो दूरी क्या होता है, आपका कम हो जाता है वैश्वीकरण के चक्कर में। तो इसमें किसका जीवन स्तर ठीक किया है, सभी लोगों का, विकसित देशों के लोगों का, विकासशील देशों के श्रमिकों का, और इनमें से कोई नहीं। तो गौर कीजिएगा जो वैश्वीकरण का जो ज्यादा प्रभाव है ना वो विकसित देशों में देखने के लिए मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। प्रश्न क्या है कि राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, और ये प्रश्न आपका क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है, जिसको आपको क्या करना है, कान खोल के आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके हर साल पूछ जाते हैं। ऑप्शंस की बात किया जाए तो 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। तो आंसर क्या होगा आपका 24 दिसंबर क्या हो जाएगा, 24 दिसंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किया जाता है, और आपके ऑप्शन क्या, आपका रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, उद्यमों का स्वामित्व और उद्यमों में नियमित श्रमिकों की संख्या के हिसाब से। तो देखिएगा अगर कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं या जो भी निजी क्षेत्र होते हैं उनमें उद्योग की जो स्वामित्वता होती है, यानी कि मैं बात करूंगा कि किसका है, यानी कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किसका उद्योग है या किसका क्षेत्रक है, उस पर डिपेंडेंट होता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो उद्योग के स्वामित्व के आधार पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलोमार्क का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैं हॉलोमार्क का बात करूंगा तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ऐसे हॉलोमार्क जो होता है, जिसको हम लोग हॉलोमार्क जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग हर एक वस्तु में करते हैं भारत में प्राय। तो ये जो हॉलोमार्क होता है मेजरली जो भी आपके विद्युत उपकरण होते हैं, गौर करना मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो भी विद्युत उपकरण होते हैं ना उनमें हम लोग क्या करते हैं, ISI का प्रयोग करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह होगा ना तो उसमें आप इस तरह से देखोगे ऐसा घेरा रहेगा जिसमें I लिखेगा और यहाँ पे भी लिखेगा, और वो क्या करता है ऐसे करके लेके आएगा और ऐसे करके आपको छाप कर देगा। तो ISI जो होता है जो भी मापक होते हैं वो आपको विद्युत में मिलेगा। वहीं अगर बात किया जाए कि आपने देखा होगा कि जो भी कृषि उत्पादित वस्तु होता है, यानी कि जो भी कृषि उत्पादित वस्तु होता है इसमें आपको एक मार्क दिखेगा। क्या दिखेगा, एक मार्क का निशान आपको दिखेगा। वहीं जो भी आपके सोने के आभूषण होते हैं, यानी कि जो भी आपके आभूषण होंगे, आभूषण, उस आभूषण में आपको क्या मिलेगा, आपको मार्क देखने के लिए मिलेगा, BSI का मार्क देखने के लिए मिलेगा। तो आपका प्रश्न क्या है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण है तो किस हॉलोमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन देखोगे क्या है, एक मार्क, BSI, ISI और क्या है ISO। तो आंसर क्या होगा आपका BSI होगा। BSI मार्क का प्रयोग आपका किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हो कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है। जो एक से अधिक देशों पर नियंत्रण करेगा उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र कंपनियां, साझेदार कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां। तो जो बहुराष्ट्र कंपनियां होती हैं वो क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में क्या करता है, आपका में व्यापार करने का काम करता है या उत्पादन करने का काम करता है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि लोगों का एक संगठन समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन क्या है, जनहित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलन। तो देखिएगा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो जनहित समूह क्या करता है, समझिएगा ये जो जनहित समूह होता है वो क्या करता है, किसी समझिएगा किसी खास जाति का बात किया जाए,
या बात की जाए समुदाय का, उसके लिए क्या करता है, वो दबाव डालने का काम करता है या दबाव डालने का काम करता है सरकार को, उसके लिए मान्य, उसके विचारों को मानने के लिए क्या करता है, वो प्रेरित करने का काम करता है। वहीं अगर बात की जाए जो आपका दबाव समूह है, दबाव समूह क्या करता है कि ये सरकार को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, या क्या करता है कि सरकार पर दबाव डालकर यानी कि प्रेशर बना के क्या करता है कि वो अपने हिसाब से काम करवाने के लिए वो क्या करता है, अपने हिसाब से वो काम करवाना चाहता है। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है, जिसका इसका आंसर होगा, ये इसका मुख्य काम होता है कि ये क्या करता है कि चुनाव लड़ने का काम करता है और फिर क्या करता है, बहुमत प्राप्त कर सत्ता हासिल करने का वो क्या करता है, काम करता है। लेकिन ये दोनों का मुख्य काम ये नहीं है कि वो चुनाव लड़ेगा, इनका चुनाव लड़ने का काम या सत्ता हासिल करने का इसका काम नहीं होता, बस सरकार को उनके नीतियों पर सही तरीके से काम करे, ये इनका क्या होता है, काम होता है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, वो क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। ऑप्शन क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद और आधुनिकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समग्र मानवतावाद। इसको कहीं कहीं एक मानवतावाद भी कहा गया है, यह भी बात याद रखिएगा, एक मानवतावाद क्या होगा, इसका कहीं कहीं आंसर भी होगा, ये भी बात रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बीजेपी है उसका स्थापना कब हुआ था, बीजेपी का मैं अगर स्थापना का बात करूं तो स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल, कब का बात है, 16 अप्रैल 1980 में क्या हुआ था, बीजेपी का स्थापना हुआ था। और वर्तमान समय में बीजेपी का ही सरकार है, जिसमें आपको पता होगा कि माननीय जो हमारे पीएम जो है, मैं बात करूंगा पीएम का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का, वो कौन है, मोदी जी हैं। आपको ये भी बात क्या करना है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है या कहलाता है। ऑप्शन क्या है, कम्युनिस्ट, नारीवादी, समाजवादी या जातिवादी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, नारीवादी। गौर कीजिएगा, बस यहीं पे आपको गौर करना है कि यहाँ पे महिला के लिए और पुरुष के लिए समान अधिकार का बात किया है, तो जो समान अधिकार का बात करेगा वो नारीवादी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई केवल जाति विशेष वर्गों के हित का बात करेगा तो जातिवाद कहलाएगा। यानी कि मैं बात करूंगा जो जाति विशेष का बात करेगा, जाति विशेष का बात करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, जातिवादी। याद रखिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वही अगर बात किया जाए कि यहीं पे बात किया जाए कि केवल और केवल अगर पुरुष का बात करेगा या किसी एक खास पीढ़ी का बात करेगा तो क्या होगा, कम्युनिस्ट होगा। यह भी बात आप याद रखिएगा। लेकिन आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, नारीवादी, क्योंकि महिला और पुरुष के दोनों पे समान अधिकार और समान अवसर की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको क्या बोला गया, कोपरा, कब पारित हुआ था, कोपरा का स्थापना आपका कब पारित हुआ था, ये आपका प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं 14 नंबर प्रश्न का, और ऑप्शंस क्या आपका 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1988 और 24 दिसंबर 1989। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 24 दिसंबर 1986 क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता दिवस। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता दिवस। कहीं कहीं एक से प्रश्न आपका ये भी पूछा था, गौर कीजिएगा। अगर पूछेगा बताइए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका आंसर होगा 15 मार्च को। कब मनाते हैं, आपको 15 मार्च को मनाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस का अगर बात किया जाए, तो अगर केवल और केवल बात किया जाए कि आप ये बताओ कि ये विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च। और अगर पूछेगा, आपको ये पूछा कि बताइए राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो आपको क्या बताना है, 14 दिसंबर आपको क्या करना है, बताना है। ये भी बात याद रखिएगा। और कभी कभी और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर मैं उनके आंसर पे बात करूं तो पूछेगा कि जब ये कोपरा बनाया गया तो कोपरा से हमें क्या लाभ मिला। तो याद रखिएगा, कोपरा से हमें 4 गो लाभ मिला है, या कोपरा का या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना, इस अधिनियम के द्वारा हमें 4 मुख्य उद्देश्य या चार लाभ हमको मिला। क्या मिला, सबसे पहला तो क्या मिला कि हमको सुरक्षा का अधिकार मिला। क्या मिला, सुरक्षा का अधिकार हमको मिला। पहला बात क्या होगा, सुरक्षा का अधिकार। वहीं अगर बात किया जाए दूसरे पे कि दूसरा हमको क्या लाभ मिला, तो दूसरा आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है सूचना का अधिकार। क्या मिला आपको, सूचना का अधिकार हमको इसके द्वारा मिलता है। सूचना के अधिकार के बाद अगर बात किया जाए तो आपको क्या मिलता है, उसके बाद आपको चुनने की स्वतंत्रता होती है कि आप अपने हिसाब से चुनने का अधिकार मिला, कि हम किसी भी सामान को चुन सकते हैं, उसका अधिकार मिला। और चौथा जो अधिकार मिलता है वो अधिकार क्या होता है, सुने जाने का अधिकार। यानी कि अगर हम कुछ बोलेंगे ना
तो सुने जाने का अधिकार, तो उसको हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो हमारा अधिकार है, हमको लोग क्या करेगा, सुनेगा। ये चार जो है हमको मुख्य जो है आपका मैं बोलूँगा कि उद्देश्य की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, उद्देश्य की हमें प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूँ तो देखोगे प्रश्न क्या है आपका, कि प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, और आपके ऑप्शंस क्या है, 1971, 1981, 1991 और 1995। तो याद रखिएगा 1 जनवरी, कब का बात है, 1 जनवरी 1995 में क्या होता है आपका, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना होता है, जिसका हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको पता होगा, जनेवा में है, ये भी बात आपको पता होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया है, यानी कि किस प्रक्रिया में वृद्धि लाया है। ऑप्शंस क्या है, कताई, बुनाई, छपाई और रंगाई। तो इसने क्या किया है, कताई की प्रक्रिया में, किसके प्रक्रिया में, कताई की प्रक्रिया में वृद्धि लाया है। होता क्या है कि देखो, कताई करने के लिए अगर गांधी जी का चरखा आपको याद होगा, तो चरखे का काम किया, सूत को काटने का काम करता है, और स्पिनिंग जेनिंग मशीन क्या करता है, सूत काटने का काम करता है। और आपको भी पता होगा कि एक जो चरखा होता है, एक चरखा को चलाने में एक व्यक्ति लगता है, एक क्या करता है, व्यक्ति लगता है। यानी कि अगर हमको बहुत ज़्यादा सूत काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा चरखा चलाना होगा, और जब एक से ज़्यादा चरखा चलाएंगे तो हमें क्या लगेगा, एक से ज़्यादा व्यक्ति उसमें लगेंगे। लेकिन जब स्पिनिंग जेनिंग मशीन आया तो ये क्या करता है कि आपको केवल क्या करना है, एक चरखा घुमाना है, और एक चरखा घुमाओगे तो क्या करेगा कि कई सारे क्या घूमेगा, तकलियाँ घूमने लगती हैं, और कई सारे लोगों का काम जो है एक चरखा घुमा के किया जा सकता है, यानी कि कई सारे लोगों के सूत अकेले काट सकता है, जिसके कारण क्या क्या स्पिनिंग जेनिंग मशीन में कताई का तो आया, और साथ ही साथ इस पे क्या हुआ कि महिलाओं ने महिला जो भी कामगार, उन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह करना क्या क्या शुरू कर दिया था। ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे जब आप अगला पढ़ोगे। 17 नंबर का प्रश्न है आपका, बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, इनमें से कौन सा लाभ बहुउद्देश्य परियोजना देती है। तो बाढ़ पर नियंत्रण करती है, सिंचाई की सुविधा है, जल विद्युत उत्पादन करती है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर, उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर होगा। और याद रखिएगा कि भारत की जो भी कुल विद्युत उत्पादन है, भारत की जो भी कुल विद्युत उत्पादन है ना, उस उत्पादन का 22% जो उत्पादन है वो केवल और केवल जल विद्युत के द्वारा पूर्ति होता है। किसके द्वारा, जल विद्युत के द्वारा पूर्ति होता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात भी क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो दिक्कत है। साथ ही साथ अगर आप ये भी बात रखना है, चैप्टर का सबसे मुख्य बात है कि 2025 जब हो जाएगा ना, तो 2025 में एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 में लगभग कितने करोड़ लोग, तो याद रखिएगा कि 2025 में 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में लगभग 20 करोड़ लोग, कितने, 20 करोड़ लोगों को जल नहीं मिलेगा। वो जल से क्या माने, उनके लिए क्या होगा, जल दुर्लभता हो जाएगा। क्या होगा, जल दुर्लभता उनको देखने के लिए मिलेगा। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक मिशन चलाया गया था, उस मिशन का नाम था आपका, अगर मिशन का बात किया जाए तो जल जीवन मिशन। क्या नाम था उनका, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन चलाया गया था, और ये जल जीवन मिशन के तहत था कि जो भी आपके ग्रामीण इलाका है, गौर कीजिएगा, जो भी आपके ग्रामीण इलाका है, इन ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक प्रत्येक व्यक्ति को कितना लीटर, 55 लीटर का क्या किया जाए, जल जो है उपलब्ध कराएगी सरकार। वो क्या था, जल जीवन मिशन था, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं, वो किस प्रकार के फसलें हैं। तो दलहन फसलें होते हैं, तिलहन फसलें, रोपण फसलें या मोटे अनाज। तो देखिएगा, आपने रोपण फसल का नाम सुना होगा, और मैंने इसका लिया था कि रोपण कृषि में, और रोपण कृषि का अंतर मैंने बताया था, है ना, उसमें मैंने सारे बताए थे। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। दलहन फसलें आपको पता होगा, तिलहन फसलें भी आपको पता होगा, मोटे अनाज में भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा खान कौन सा झारखंड राज्य में, यानी कि कौन सा खदान जो है जो आपका राजगंज में, तो तलचर, बोकारो जो है, सिंगरेनी और रानीगंज। देखिए बच्चे रानीगंज मानेंगे, तो रानीगंज याद रखिएगा आपका क्या होगा, ये आपके वेस्ट बंगाल में है, यानी कि मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बोकारो का बात किया जाए, बोकारो आपका क्या, झारखंड में। ये भी बात आपको क्या करना, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है, और आपके ऑप्शन क्या है, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और क्या, उर्वरक उद्योग। तो जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं वो आपके आधारभूत उद्योग को अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला क्या है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित हो सकता है, कितना गुना जल का क्या कर सकता है, दूषित हो सकता है। ऑप्शन क्या है, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 10 गुना। तो इसका क्या आंसर होगा, 10 गुना इसका आंसर होगा। 10 गुना जल जो होगा आपका दूषित
हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? कौन जो है भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करने का काम करता है? ऑप्शन क्या है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो धारणीय विकास जो है आपका, इसको बोलेंगे धारणीय विकास, ये क्या करता है? आपकी भावी पीढ़ी के कल्याण को और विकास को क्या करता है? परिभाषित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न 23 नंबर का, कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन क्या है आपका असत्य है? कौन सा कथन आपको गलत बताया है? ऑप्शन क्या है कि सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है। जी हाँ, डोर टू डोर, D2D सेवा है, यानी कि डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराता है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाया जा सकता है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है ना। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखोगे कहीं पे अगर आप देखोगे कि आपका जल परिवहन शुरू है तो उसको जोड़ने का भी काम कौन करता है? आपका रोडवेज करता है। अगर आप वायु सेवा का भी बात करोगे तो वहां तक भी ले जाने के लिए आपका रोड काम करता है। तो ये सबको जोड़ने का काम करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखोगे कि रेलवे की अपेक्षा लागत इसकी अधिक होती है, गलत बात है। सबसे ज्यादा जो लागत लगता है अगर बात की जाए तो इन दोनों में किसका बात की करेंगे? सड़क का और अगर मैं बात करूं रेल का, किसका? रेल का। तो सबसे अधिक जो है आपका पैसा जो लगता है आपका किस में लगता है? आपका रेल में सबसे अधिक क्या लगता है? आपको पैसा लगता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, इसमें क्या लगेगा? कम पैसा आपका लगता है। अगला प्रश्न आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस क्या आपका? खेड़ा आंदोलन। आप ये बताओ तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। बरदौली सत्याग्रह, तो बरदौली सत्याग्रह को ये जो हम लोगों ने बात किया था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किया था। क्या बोलते हैं? बरदौली सत्याग्रह का, सत्याग्रह बोलो या बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं बात किया जाए आपका चंपारण का, तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी ने ही किया था, ये भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का आपको क्या बताना है? मतलब बताना, इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन इसका हिंदी में अक्सर आपका अनुवाद पूछेगा तो सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना और महान घरेलू उत्पाद। तो आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। और ये आपका हर साल पूछा गया प्रश्न है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग और विधि आयोग। तो आंसर क्या होगा आपका? चुनाव आयोग, जिसको बोलेंगे इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, केवल मान्यता नहीं देता, ये आपको क्या करता है? चुनाव चिन्ह देने का भी काम करता है। क्या क्या? चुनाव चिन्ह देने का भी काम करता है, पहला। उसके बाद एक काम हो गया चुनाव चिन्ह देना। दूसरा काम होता है आपका जो है आपका निर्वाचित जो क्षेत्र होता है आपका, उस क्षेत्र का निर्धारण करने का भी काम होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो ना लड़ सकते हो, तो उसको भी निर्धारित करने का भी क्या करता है? काम जो चुनाव आयोग द्वारा करता है। अगला प्रश्न है आपका, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? यानी कि कब लिया था? ऑप्शन क्या? जनवरी 1922, फरवरी 1922, जनवरी 1923 और क्या? फरवरी 1923। तो जनवरी 1922 इसका आंसर होगा। अगर पूरी की पूरी घटना का बात करो तो आपको ये चीज पता होगा। पता क्या होगा? जैसे मैं बात करूं असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन की जो बात करा जाए, पहली बार उल्लेख जो है गांधी जी की किताब जो 1909 में लिखा गया था। क्या? कौन सा किताब था? हिंद स्वराज। कौन सा था? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक था, उस पुस्तक में इसके बारे में बताया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक में बताया गया था। और वहीं अगर आप आगे अगर आप जानते हो इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया होगा कि इसकी जो बात किया जाए कि इस असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा गया था, तो जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव की स्वीकृति का बात करेंगे। क्या करेंगे? स्वीकृति का बात करेंगे। तो इसकी स्वीकृति जो है वो 1920 में मिला था। कहां पर, कब मिला था? 1920 में। अधिवेशन याद रखिएगा आपका, कौन सा अधिवेशन था? तो नागपुर का अधिवेशन था, जहां पे इसकी स्वीकृति मिली थी। अब इस अधिवेशन के बाद जो है ये पूरा का डेट था दिसंबर, क्या था? दिसंबर 1920 को इसका स्वीकृति मिला था। और इसकी जो शुरुआत है वो जनवरी, कब का बात है? जनवरी 1921 में क्या हुआ था? इस आंदोलन का शुरुआत होता है। शुरुआत वो भी किसके साथ? तो जो आपके असहयोग आंदोलन है और साथ साथ में जो आपका खिलाफत आंदोलन है, उसके साथ क्या हुआ था? इस आंदोलन का शुरुआत आपका देखने के लिए मिलता है। और एक कांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चोरी चोरा। क्या बोलेंगे? चोरी चोरा का कांड बोलेंगे। इस कांड के बाद जो कि आपका गोरखपुर में हुआ था, तो गोरखपुर में इस घटना के बाद क्या होता है? इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। तो ये जो वापस लेने का फैसला किया था फरवरी 1922, पूरा डेट आपको, आप क्या करो कमेंट बॉक्स में क्या करो कि पूरा जो आपका डेट है वो आप मुझे क्या करना है एक बार जरूर बता देना। अगले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न क्या आपका?
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसे क्या कहा गया, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन क्या आपका 1926, 1927, 1928, 1929। तो 28 का अगर मैं बात करूं, अगर मैं 28 का आंसर का बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1927 में क्या हुआ था आपका, फिक्की की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था? विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन क्या, 1927, 1928, 1929, 1930। तो आंसर क्या होगा आपका 1929। तो 1929 में क्या हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का जो है दिखा था। तो इस महामंदी पे जो भी कृषि क्षेत्र के लोग होंगे, जो कृषि कार्य करते हैं, उन पे बहुत ज्यादा परिणाम देखने के लिए मिला था। जो भी आपके व्यापार करते थे उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, यानी कि कृषि वाले को ज्यादा, व्यापार वाले को थोड़ा कम। और फिर जो भी लोग आपके, मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो जो कुछ ना कुछ लघु उद्योग का काम करते थे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? और आप इसको जानोगे, इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं अली बंधु। क्या बोला गया है? अली बंधु के भी नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपका रखना है। ऑप्शन क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, क्या है, शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल, मोहम्मद अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली एवं शौकत अली। तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान जो है, जिनको अली बंधु कहा जाता है, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था, या आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। आप ये बताओ तो, जो आपके खिलाफत कमेटी है, यानी कि खिलाफत जो आपका संगठन है, इस संगठन का स्थापना कब हुआ था? ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा है। अगला प्रश्न आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से चला था? 1954 से लेके 1968 के बीच में चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? और आपके ऑप्शंस क्या है आपका, जॉर्ज बुश, मार्टिन बुश, नेशनल मंडेला और क्या है, मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये जो है आपका नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। डेट याद रखिएगा, 54 से लेके 68। एक आप ये बता तो, ये जो अश्वेत जो है आपका नागरिक अधिकार जो आंदोलन चला था, वो कब चलाया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को क्या करना है, सम्मिलित करना है, कौन सा आपका सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, राज्य सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, संघ सूची में क्या है आपका, पुलिस, कृषि, व्यापार, राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंक और संचार। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका संघ सूची है ना, संघ सूची में आपको मिलेगा प्रतिरक्षा, बैंक और संचार। और वहीं अगर आप राज्य सूची की बात करते हो, किसका बात करते हो आप, अगर आप राज्य सूची का बात करते हो, तो राज्य सूची में आपको क्या क्या मिलेगा? राज्य सूची में आपको देखने के लिए मिलेगा पुलिस, कृषि और व्यापार, ठीक है। और वहीं अगर आप अवशिष्ट शक्ति का बात किया जाए, तो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो आपके राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? आपको राष्ट्रपति के पास होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति के पास होता है, या तो आपके किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास जो है अतिरिक्त शक्ति का भार दिया गया है। और आप देखोगे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन, मैंने बोला था ना, जिसमें मैंने आपको बोल दिया था अश्वेत नागरिक अधिकार नहीं, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब चला था? ऑप्शन के 1980 से 1982, 1960 से 1961, 1960 से 1965, 1966 से क्या है 1975। तो अगर बात किया जाए इसके आंसर का, तो 33 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 1960 से लेकर 1965 तक क्या चला था, ये आपका चला था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना? और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन क्या, महात्मा गांधी, चेतन भगत, सुमशेर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा आपका सुमशेर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? यानी कि अगर किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, ए और बी दोनों, और मानव सूचकांक। तो आंसर क्या होगा आपका, ए और बी दोनों ही हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है आपका, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और अहमदाबाद। और बच्चे मुझे पता है मुंबई मार के आएंगे, और मुंबई आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शंस क्या होगा आपका, अहमदाबाद। याद रखिएगा, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, सीमा सड़क संगठन किसको क्या बोलेंगे, बीआरओ, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोडवेज, है ना, बॉर्डर रोडवेज अथॉरिटी, है ना, की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यानी कि ये जो बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1960 में क्या हुआ था, बीआरओ की स्थापना हुई थी। अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो बीआरओ है ना, उसकी पूरी की पूरी डेट आपको पूछता है कि बताइए कि जो बीआरओ है
वो डेट बताइए तो 1960, लेकिन पूरा डेट याद रखिएगा। तो कितना होगा आपका 7 मई, क्या होगा 7 मई 1960 में स्थापना हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी कि हेड क्वार्टर बात किया जाए तो आपके कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ये भी बात क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ऑप्शंस क्या है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई पटेल, और आपका क्या होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपका ऑप्शन क्या है मौलाना अब्दुल कलाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता होगा 28 राज्य और 8 क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसको देखिए याद करने का ट्रिक, देखिए यहाँ पे 28 में भी आपको 8 दिख रहा है और यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, तो 8 जहाँ पे मिलेगा आप मार देना आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क बहुउद्देश्य बांध के तर्क में देखिए नहीं है? इसमें नहीं वाला बात कहा है, तो देखिए नहीं मतलब जो आपको गलत बता रहा है, यानी कि सबसे पहले छांटना तो पड़ेगा ना जो सही है। देखिए ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाने का काम करता है, हाँ ये भी बात आपका सही है। ये बाढ़ को नियंत्रण करने का काम करता है, ये भी सही है। इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है ना। अगला क्या है, ये जल विद्युत उत्पादन में सहायता करता है, ये भी साथ सही है, जो कि मैंने आपको बताया 22% जो जल विद्युत जो है आपका उत्पादन, पूरे जो आपका कुल जो विद्युत चाहिए हमको उसका 22% उत्पादन जल विद्युत से ही होता है। यानी कि देखिए जो तर्क में नहीं है वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो विस्थापन होता है यही किया है, इसके पक्ष में नहीं होता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है आप देखोगे नर्मदा बचाओ अभियान है ना, ये सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? यानी कि जो आपको सही बोल रहा है और क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक उसको क्या क्या ठीक करने का काम किया है। ऑप्शंस में बात किया जाए तो ऑप्शंस क्या है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। अगला क्या है, लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया है, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, और हाशिए के समूह से कैसे व्यवहार हो इसके मतभेद को मिटाया है। देखिए अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, जो कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से समझो तो देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ध्यान समझना, मैं बोलना जो चाहता हूँ आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताओ कि कौन सा सही है। सही तो सब दिखेगा, लेकिन पूछेगा कि जो सफलतापूर्वक काम किया है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र टकराव को कम करने का वो क्या करता है, कम करता है, क्या करता है, कम करता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं करने का काम करता है। ये असमानताओं को कम करने का काम करता है, पूरा का पूरा मिटाने का काम नहीं करता। और ये क्या करेगा कि लोगों के बीच में व्यवहार को कम करने का काम किया है, बल्कि उसको ठीक नहीं किया, अभी तक नहीं ठीक कर पाया। लेकिन देखोगे तो गैर बराबरी है ना, उसको ठीक करने का काम किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची में अंतर्गत आता है? अनुसूची का बात किया जाए तो कार्य क्षेत्रों को बांटा गया, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक होता है समवर्ती सूची, दूसरा क्या होता है आपका केंद्र सूची, और तीसरा क्या होता है आपका राज्य सूची। ठीक है, तो इसको केंद्र को कहीं कहीं संघ सूची भी कहा गया। तो समवर्ती सूची में ये सारे आते हैं, शिक्षा, वन विवाह और गोद लेना, ये सारे इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ, कब और कहाँ लगा, यानी कि कब और कहाँ खोला गया था? तो 1854 में खोला गया था, ये बात तो आप समझ ही गए होगा ऑप्शंस के हिसाब से। और ये खुला कहाँ था, तो बम्बई में खुला था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? ऑप्शंस क्या आपका ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका ब्रिटेन आपका क्या होगा, इस आंसर हो जाएगा। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है मक्का। तो मक्का के आयात पर, मक्का के किसमें जो है आपका आयात पर, किस पे, आयात पर क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था। यानी कि देश में मक्का नहीं ला सकता, कोई दूसरा देश नहीं बेच सकता, इस पे क्या लगाया था, पाबंदी लगा दिया था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र को पड़ा है? ये ऑप्शन क्या, कृषि, व्यापार, नौकरी, पैसा और उद्योग। तो आंसर आपका क्या होगा, कृषि, आंसर हो जाएगा कृषि। लेकिन चलो एक मैं ऑप्शन बनाता हूँ, ऑप्शन पे देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका कृषि, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका व्यापार, ठीक है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका रोजगार, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी। आप बताओ आप क्या मारोगे? तो इसमें आप क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर डी मारना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना, ऑप्शन नंबर ए को क्या करना है, मार के आना है। अगला प्रश्न है,
इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है? आपका क्वेश्चन क्या है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा? लोकतंत्र जो है आपकी, वो आपका सबसे अच्छा सरकार माना जाता है। अगला प्रश्न, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, दो तरह का वितरण हम लोगों ने देखा था। एक आपका क्या था? ऊर्ध्वाधर वितरण, और दूसरा क्या था आपका? क्षैतिज वितरण। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में जो आपका सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होगा, इसमें हम लोगों ने देखा था सरकार को केंद्र और किस पे बांटती है? राज्य स्तर पे सरकार को बांटने का काम करती है। और वो क्षेत्र जो आपका क्षेत्रीय वितरण, जिसमें हम लोग देखते हैं कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका होता है, इसमें न्यायपालिका होता है, और एक आपका क्या होता है? आपका विधायिका होता है। इन पे बांटता है। यानी कि आप देखोगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र सरकार होती है, लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो किस प्रकार की सरकार होती है? आपको उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, तो सभी। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होने का काम करता है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? और आप देखोगे ऑप्शन क्या? 1919, 1922, 1928, 1930। तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका क्या काम था कि वो क्या करता है कि जो हमारा संविधान बनता, जो भी हमारा संविधान बनता, इस संविधान को पढ़ने और जानने के लिए आया था, उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, जिसका विद्रोह किया गया था 1928 में, और जिसके नारा लगा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन क्या करना था? वापस जाओ का क्या लगा था? नारा लगा था। आपको ये भी बात याद रखना है, क्योंकि इसमें जो 5 जो एक सदस्य भेजा गया था, उसमें क्या नहीं था? एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसका क्या किया गया था? विद्रोह जो है आपका विद्रोह किया गया था। और अंतिम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी स्थापना जो है किसने किया था? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जगमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भगत सिंह के द्वारा कब? 1929 में क्या किया था? इसका स्थापना किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया गया था। तो देख सको टोटल का टोटल जो भी आपके 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि पूरे अच्छे से इनको पढ़ना, समझना और जानना। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर तो चैनल को क्या करें, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल का आइकन क्या करें? जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि देखो मेहनत लगता है, समझदार हो आप, है ना। और बाकी का वीडियो आप जरूर प्लेलिस्ट पे एक बार देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।